नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे उन खबरों की जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO, पारंपरिक औषधि केंद्र और बनास डेयरी समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत। कहा, किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के साथ बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हो रहे प्रयास। उपराष्ट्रपति का मूल्य आधारित नैतिक राजनीति को बढ़ावा देने पर जोर। बातचीत के गिरते मानकों पर जताई चिंता। कहा, लोकतंत्र की रक्षा और मजबूती के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की वियतनाम और कंबोडिया यात्रा। दोनों देशों के समकक्षों के साथ बैठक में द्विपक्षीय संसदीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। संसद भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए युवा। संविधान निर्माता बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर संसद भवन में श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। तो अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक बहुत बड़े आयोजन का साक्षी बन रहा है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। इससे पहले गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 3 दिवसीय दौरे के दौरान WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई देशों के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए कहा, यह केंद्र अगले 25 सालों में दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को महत्व देने संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद व्यक्त किया। इस मौके पर WHO के महानिदेशक ने गुजराती में जनता का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की ओर से भारत की प्रशंसा में बोले गए शब्दों का भी आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग पर जोर देते हुए कहा कि निरोगी रहना जीवन के सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, इसका अनुभव हमने कोविड महामारी के दौरान महसूस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक तनाव को कम करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में योग काफी मदद करता है। ऐसे में जरूरी है कि ये संस्थान भी योग का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाए। कार्यक्रम के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, आयुष मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन भी किया। बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट और चीज और वे प्लांट के अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम किसानों को सशक्त बनाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचा। हनोई के नोबाई एयरपोर्ट पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। भारत और वियतनाम के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर स्पीकर ओम बिरला की वियतनाम की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। द्विपक्षीय चर्चा के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत वियतनाम संबंधों को एक नई दिशा मिली है। राजनीतिक आदान प्रदान से लेकर रक्षा, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भारतीय संसदीय दल मंगलवार को वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचा। हनोई के नो बाई एयरपोर्ट पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया। यात्रा के पहले ही दिन स्पीकर बिरला वियतनाम के संसद नेशनल असेंबली पहुंचे, जहां स्पीकर वुआंग डिंग हुए ने बिरला का गर्मजोशी से अभिवादन किया। द्विपक्षीय चर्चा के दौरान स्पीकर बिरला ने हुए की भारत यात्रा और वियना में आयोजित संसद के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकातों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में भारत वियतनाम संबंधों को एक नई दिशा मिली है। राजनीतिक आदान प्रदान से लेकर रक्षा, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। आज वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे भारत प्रशांत लक्ष्यों के लिए एक प्रमुख सहभागी है। आज जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे में यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाएगी। बिरला ने कहा कि इस वर्ष भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वैश्विक राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में योगदान दे रहे हैं। भारत का दृढ़ विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता वैश्विक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। देशों के बीच सभी मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। शांति का मार्ग ही उन्नति का मार्ग है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए ने स्पीकर बिरला को वियतनामी संसद दिखाई, जहां दोनों देशों के मजबूत संबंधों की मजबूत छवि भी परिलक्षित हुई। स्पीकर वुआंग डिंग हुए ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ऐतिहासिक डायन होंग हॉल भी दिखाया, जहां वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली की वार्षिक बैठक होती है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला की भेंट वियतनाम के राष्ट्रपति नुएन सुवन फुक से हुई। स्पीकर बिरला ने राष्ट्रपति फुक को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की तथा दोनों देशों के संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान की प्रशंसा की। स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति फुक से कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में और व्यापक हुए हैं। आज हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में राजनीतिक संबंध, व्यापार और निवेश संबंधी संधियां, ऊर्जा सहयोग, विकास, साझेदारी, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र भी शामिल हो गए हैं। अपने साझा हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब रक्षा औद्योगिकी और तकनीकी सहयोग सहित नए क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो रहा है। आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारत वियतनाम के मायसन टेम्पल परिसर की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में सहयोग देगा। दोनों के बीच इसके अलावा भी अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राष्ट्रपति फुक का भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव साफ नजर आया। उन्होंने तेजी से बढ़ते भारत का उल्लेख कर वैश्विक प्रगति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। मंगलवार को ही स्पीकर बिरला की मुलाकात वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग चिंग से भी हुई। स्पीकर बिरला ने पीएम चिंग के इस वर्ष के भारत के बहुप्रतीक्षित दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष भारत जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर चुकी है, जिसे दोनों देश 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर बिरला ने कहा कि हमारी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी काफी आगे बढ़ रही है। अब इसका विस्तार रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी में सहयोग के साथ साथ कई नए क्षेत्रों में भी हो गया है। बिरला ने दोनों देशों की समृद्ध संस्कृतियों की चर्चा करते हुए कहा कि बौद्ध और चाम परंपराओं की हमारी साझा विरासत रही है। दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क रहे हैं, जो हमारे मजबूत सांस्कृतिक संबंधों, पर्यटन और परस्पर जनसंपर्क का आधार रहे हैं। संसद भवन परिसर में पर्यावरणीय मुद्दों पर विमर्श के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक युवा प्रतिभागी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण के बारे में विमर्श और भविष्य की रूपरेखा की प्रभावी निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
संसद भवन परिसर में पर्यावरणीय मुद्दों पर विमर्श के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक युवा प्रतिभागी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण के बारे में विमर्श और भविष्य की रूपरेखा के प्रभावी निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आजादी की लड़ाई का संकल्प की तरह हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता देश के नौजवानों की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर प्राकृतिक संसाधनों पर्यावरण को बचाने के लिए एक पूरे विश्व को नेतृत्व दिया है। आप COP26 में देखें, आप सोलर अलायंस में देखें, किस तरीके से विकसित देशों के अंदर कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा है और हमारी आबादी इतनी ज्यादा होने के बाद भी हमारा कार्बन उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, उसके बाद भी हमने इसको लक्ष्य बनाकर हमारा विकास भी न रुके और एक सस्टेनेबल रूप से हम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सके। राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों के साथ बातचीत की और पर्यावरण जैसे कई मुद्दों पर युवाओं के विचार साझा किए। पेरिस एग्रीमेंट में जो प्रस्तावना लिखी गई थी, उस प्रस्तावना में स्वीकार किया गया था कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए उन सभी देशों को जो सांस्कृतिक रूप से पृथ्वी को माता के रूप में मान्यता देते हैं, उन सबको एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस आयोजन में शामिल हुए प्रतिभागियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को चयनित करके पुरस्कृत भी किया गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सूरत को देश की प्रमुख औद्योगिक नगरी बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर गुजरात के सूरत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू और लौह पुरुष की धरती देश को सदैव एक नई दिशा देती है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमें अपने नायकों को याद करना चाहिए। युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरत के एक दिवसीय दौरे के दौरान प्रबुद्ध जनों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित किया। सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी को सामूहिकता के भाव के साथ नव भारत के निर्माण मिशन में जुटना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संकल्प लें कि साल 2047 में जब हम अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएं तो हर किसी की भूमिका उसमें प्रमुख रूप से परिलक्षित हो। गुजरात देश का वह प्रदेश है जहां की संस्कृति, जहां का गौरवशाली इतिहास सभी देश को प्रेरणा देने वाला है। ये वर्ष आजादी के अमृत वर्ष का वर्ष है और हम आजादी के 75 वर्ष होने पर पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में इस देश में समारोह कर रहे हैं। लेकिन जब अमृत महोत्सव और आजादी की बात आती है तो गुजरात की धरती, यहाँ का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की आजादी के लड़ने वाले, आजादी का नेतृत्व करने वाले बाबू को याद के बिना हम सब अधूरे रहते हैं। सूरत को विश्व का ज्वेलरी कैपिटल बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज सूरत की जो पहचान है उसे यह पहचान दिलाने में विभिन्न राज्यों से आने वाले कारीगरों और उद्यमियों की भूमिका है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए और अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर सफलता अर्जित की। जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है
कोई उद्योग में काम कर रहा है, व्यापार में कर रहा है, सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, जो भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, हम सामूहिकता के साथ मिलकर इस अमृत महोत्सव के अंदर ये लक्ष्य बनाकर चलें कि जब हमारे आजादी के 100 साल और शताब्दी वर्ष हो तो दुनिया के अंदर भारत सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्ति का देश है। और ये हम सबके युवाओं सामर्थ्य ने करके दिखाया। आज मैं जब कई देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं देश के अंदर वहां आईटी के सेक्टर में, सीए के सेक्टर में, डॉक्टर के रूप में हमारा नौजवान उस देश के अंदर भी, उस देश की आर्थिक प्रगति में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ने सामाजिक संगठनों को सुझाव दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से निकट संपर्क रखें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफल शख्सियत बनने के लिए सहिष्णुता, धैर्य, अनुशासन, कड़ी मेहनत, अध्ययन और सहानुभूति के गुणों को अपनाने का अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति निवास में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में तेलुगु छात्रों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में वेंकैया नायडू ने छात्रों को जीवन के बारे में रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमेशा आपको जाति, धर्म और क्षेत्र जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिए और कभी भी अन्य धर्मों का अनादर नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से जाति और क्षेत्र जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर सहिष्णु होने और दूसरे धर्मों का कभी अनादर न करने को कहा। नायडू ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों के तेलुगु छात्रों के साथ यहां अपने आधिकारिक आवास पर बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई असहिष्णु है तो वह नेता नहीं बन सकता। I always say for any leader, you must have basic character, caliber, capacity and conduct. These four things are very important for any person to become a leader. And second aspect is that the leader must be willing to work hard, extra time, go around, meet people, interact with people, acquire knowledge. For that you have to give up your certain personal likings, devote more time for social life. That is one basic quality of a leader. Second. The third one is the leader must be disciplined, must be dedicated, must be devoted, must be dynamic. उन्होंने युवा जीवन के प्रति रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की भी सलाह दी। दौड़ने या योग करने सहित नियमित शारीरिक गतिविधियां करके फिटनेस बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने युवाओं को जंक फूड के सेवन के प्रति आगाह किया। If you want to be dynamic, you must be active in life. For that you need some physical activity. Physical fitness and mental alertness both are required for a leader. If you do little exercise, walking, any exercise of your choice, yoga, you will get the physical fitness. Once you get the physical fitness, then you will become mentally alert. नायडू ने अपनी मातृभाषा की रक्षा और उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए और अन्य भाषाओं में दक्षता बाद में हासिल की जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिव्यांग समुदाय के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि दिव्यांगों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति ने ये बात हैदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अपने दौरे के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने के महत्व पर भी विशेष जोर दिया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिव्यांग समुदाय के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया। साथ ही कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति ने ये बात हैदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अपने दौरे के दौरान कही। उपराष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बौद्धिक दिव्यांगजन और उनके परिवारों को सशक्त बनाने में NIEPID के काम की सराहना करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के फलने फूलने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो अपनी पूरी क्षमता विकसित करने के लिए हर अवसर के हकदार हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वहीं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करे गए और नमन किया गया। देश भर में 14 अप्रैल को युग पुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। संसद भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुष्पांजलि अर्पित कर डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सामाजिक न्याय के एक मजबूत पैरोकार बाबा साहेब ने आधुनिक भारत की नींव रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की प्रगति में अमिट योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बहुआयामी प्रतिभा, एक कानूनी विद्वान, दूरदर्शी राजनेता, उत्कृष्ट संवैधानिक विशेषज्ञ, शानदार सांसद और समाज सुधारक थे। साथ ही संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता को प्रोत्साहित किया, विश्व को लोकतंत्र सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। अम्बेडकर के विचार आत्मसात करके ही सर्वश्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार कर सकते हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक राजनीतिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, मानव विज्ञानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर महिलाओं और श्रम अधिकारों के लिए भी लड़ते रहे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र निर्माण में योगदान उल्लेखनीय है। हर साल 14 अप्रैल को भारत में समानता दिवस अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आम लोगों और सामाजिक संगठनों से कुष्ठ उन्मूलन अभियान में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उचित उपचार और एकीकृत कुष्ठ सेवाओं तक समान पहुंच के लिए गहन प्रयास किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने यह बात दिल्ली स्थित अपने आवास पर चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में कही। आपको बता दें कि इस वार्षिक पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने शुरू किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों और नागरिक संगठनों से कुष्ठ उन्मूलन अभियान में शामिल होने का आग्रह करते हुए उचित उपचार और एकीकृत कुष्ठ सेवाओं तक सामान पहुंचाने के लिए गहन प्रयास किए जाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति अपने आवास पर चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में ये कहा। Over the years we have come a long way in our fight against leprosy. We have successfully accomplished levels of leprosy
eradication defined as less than 1 case per 10,000 population. National and regional campaigns have also been effective in spreading awareness about the disease. Thanks to the focused strategies worldwide to treat it as a public health problem, the burden of leprosy has reduced significantly in most endemic countries. कुष्ठ रोग के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई का जिक्र करते हुए एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत ने कुष्ठ उन्मूलन के दर्जे को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कुष्ठ मरीजों द्वारा झेले गए सामाजिक बहिष्कार को खत्म करने की दिशा में महात्मा गांधी के योगदान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा, कुष्ठ रोगियों के प्रति महात्मा गांधी जी की करुणा साथ ही मनुष्यों के प्रति अनुकरणीय दया का एक प्रमुख उदाहरण है। Awareness in the community is essential to promote early detection. On its part, National Leprosy Eradication Program (NLEP) is paving the way for a leprosy-free India, in line with Mahatma Gandhi's vision of leprosy-free India. Several important initiatives have been taken from 2016 onwards to control and eradicate leprosy. I always feel and have the conviction that these initiatives should be taken by the people, by the civil society, along with the government. It should not be left to the government alone, unless the society, well-meaning people like you all, join this campaign. It is not easy to eradicate and also alleviate the sufferings of the people. So I urge upon the people to get themselves involved in this noble task of eradication of leprosy. इस कार्यक्रम में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के अध्यक्ष धीरू भाई मेहता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक कुष्ठ डॉक्टर अनिल कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस वार्षिक पुरस्कार की स्थापना गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। ये समितियां बैठक के बाद रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। बीते सप्ताह संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें। 18 अप्रैल 2022 को ही सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 18 अप्रैल 2022 को रसायन और उर्वरक संबंधी समिति की बैठक हुई। तो 19 अप्रैल 2022 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति की बैठक हुई। 19 अप्रैल 2022 को ही जल संसाधन समिति की बैठक हुई। 19 अप्रैल 2022 को ही संयुक्त समिति जैविक विविधता अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021 की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।